बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज रेड अलर्ट पर हैं। एक जानिब मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी तौर पर आपका मुल्क दिवालियापन की दहलीज पर है, तो वहीं दूसरी जानिब टीटीपी पर अफगान सूबा खोस्त में यानी अफगानिस्तान की सरजमीन में टीटीपी पर, जो कि एक दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियां करता है, उस पे तबाही फिरी है। और अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। ये हमला किस तरफ से हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन इस सब के बाद आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुंचे हैं और अब यूं लग रहा है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो कौमी सलामती तक ये बात पहुंच चुकी है और अब ये मामला इतना सादा नहीं है। 11 से जायद टीटीपी के टॉप कमांडर्स का सफाया जो है वो हो चुका है। और क्या इस सारे के सारे मामले में पाकिस्तान पर पलट कर वार हो सकता है, ये एक ऐसा नुक्ता है जिसे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आप देख लें कि हालिया दिनों में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की एक नई लहर ने सर उठाया है और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हुई है, जाहिर बात है पाकिस्तान की तरफ से ये बड़ी खुलकर स्टेटमेंट्स आई कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ किया जा रहा है वो तमाम तर इक़दामात को कंट्रोल किया जाए। उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से भी बड़ी स्टेटमेंट्स, यानी जिसे आप कहते हैं ना लफ्जी गोलाबारी, अफगान हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान होती रही है। लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, जो मौजूदा इस वक्त के डीजी आईएसआई हैं, वो भी अभी अफगानिस्तान गए हैं। उनकी तस्वीर भी आई, वहां पर अहम तरीन मामलात पर डिस्कशन भी हुई। और जारी बात है पाकिस्तान टीटीपी को अपनी सरजमीन पर तो क्रश कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान का अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होना पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में ये अब तक का सबसे बड़ा कंसर्न है। इसमें पाकिस्तान के वजीर खारजा, जिन्हें अफगानिस्तान का दौरा करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया, वो लक्समबर्ग और एस्टोनिया और इस तरह के ममालिक जिनका नाम भी शायद बिलावल साहब ने पहली दफ़ा सुना हो, क्योंकि तालीम इतनी नहीं है ना, ट्रेनिंग भी नहीं है। हमने तो सुना हुआ है, हमने तो पढ़ा हुआ है, बहुत से लोगों ने भी जो तालिब इल्म है सियासत के, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, उन्होंने पढ़ा होगा। बिलावल साहब ऐसे मुल्कों में जाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। 7-8 या 10 दिन मुझे लगता है मैक्सिमम बिलावल साहब जो हैं वर्किंग डेज ऑफिस में गुजारे होंगे, बाकी वो दौरों पर गुजार कर मुल्कों के साथ अपने मामलात सेट कर रहे हैं। प्रेफरेंसेस की बात होती हैं। अब यहाँ पर 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो दहशतगर्दी जितनी काबिल मजम्मत है, उतना ही आप देख लें कि पेशावर के अंदर पुलिस लाइंस मस्जिद में जो धमाका हुआ, अफसोसनाक वाकया हुआ, पूरी कौम के दिल रंजीदा थे, उस पर इंपोर्टेड हुकूमत ने फौरी सियासत करना शुरू कर दी। 2-3 एस्पेक्ट से सियासत की। एक तो इस सब के अंदर इस दहशतगर्दी का जिम्मेदार, जैसे मुल्की मईशत की तबाही का जो जिम्मेदार है वो इमरान खान को करार दिया जाता है, तो इस सारे मामले में दहशतगर्दी का जिम्मेदार भी इमरान खान की पॉलिसीज को करार देना शुरू हो गए। फिर कहते हैं कि जी हमने तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इतना बजट दिया था, पुलिस को इतना बजट दिया था, वो बजट किधर चला गया, उस बजट का हमने हिसाब लेना है। और उससे भी बड़ी मैं समझता हूं जो काबिल मजम्मत जो है चीज है वो ये है नाज़रीन कराम के सारे के सारे मामले में इन्होंने इलेक्शंस की डेट के ऊपर उसका जो मामला है उसे लेके गए। उससे क्या हुआ कि ये मामला कंट्रोवर्शियल होता गया। मैं समझता हूं कि शुरू में ऐसे लग रहा था कि इन्होंने यहाँ पे कुछ दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई, वहां पे ये कहते थे हालात ये खराब है, हमने तो इलेक्शन कराने ही कोई नहीं है। तो आप समझ रहे हैं ना कि वो जो उससे फिर वो सवालात खड़े होते हैं। और मैं समझता हूं इंपोर्टेड हुकूमत की ये इंतहाई आप कह लें कि इमेच्योर हरकत थी कि इस तरह की चीज करना, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के मामलात और दहशतगर्दी के मामलात इतने सादा नहीं है। लेकिन जारी बात है पाकिस्तान की सरजमीन पर आप हमला करें, आप कराची के अंदर केपीओ पे हमला कर दें, आप पेशावर में हमारे फौजी जवान शहीद कर दें, मियां वाली के पुलिस स्टेशन के ऊपर अगर वो कर दें। और मैं एक चीज बता दूं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें पूरी कौम अपनी फौज के पीछे है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो काम हमारी फौज का है, जब हमारी फौज वो काम करती है तो कौम फौज की कुव्वत बनती है। फौज कौम से है, कौम फौज से है, ये दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं है। देयर इज अ रीजन इमरान खान सेज के पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की फौज इमरान खान से भी ज्यादा जरूरी है। लेकिन फौज अपना काम करे, ये सारी कौम चाहती है, फौज अपना काम बेहतरीन अंदाज में करे। उससे इवन फिर इस तरह के जब ऑपरेशंस होते हैं जो हमारी मिलिट्री करती है वो बेहतरीन अंदाज में होते हैं, क्योंकि फिर नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल आर्मी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो इस वक्त पाकिस्तान की नीड भी है। लेकिन अब यहां पर एक बड़ी दिलचस्प कार्रवाई हुई है और अफगानिस्तान का एक सूबा है खोस्त, उसमें एक बारूदी सुरंग थी, आईईडी का धमाका था। उसमें कलदम टीटीपी के
अहम कमांडरों समेत 6 दहशतगर्द हलाक हुए और 15 दहशतगर्द जो हैं वो शदीद जख्मी हो गए। यानी ये जो हमला है या फिर जो धमाका है, पुरस्रार धमाका कह लें, इससे पहले भी बहुत से लोगों को घुस कर मारा गया है अफगान सरजमीन पर, बहुत से लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। ज़राए के मुताबिक आईडी हमले में हलाक होने वाले टीटीपी के कमांडरों में अब्दुल मन्नान, आलम खान मद्दा खेल, कजीर और 3 नामालूम दहशतगर्द शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि जख्मी दहशतगर्दों में टीटीपी का कमांडर फजल अमीन, कमांडर मोहम्मद उर्फ तूफान, कमांडर नूर पायो खान शामिल हैं। इनके अलावा फकीरुल्लाह तरोजई, सतकई, अली सरखान, जुबैर, हिजरतुल्लाह, कमाल, शेर अफजल, बख्तुल्लाह, जबीउल्लाह और 2 नामालूम दहशतगर्द भी जख्मियों की इस फहरिस्त में शामिल हैं। ये हमारे इंटेलिजेंस जराए जो हैं उनसे हमें ये खबरें मिल रही हैं। अब इन सारी चीज़ों को आपने इक्वेशन में रखने में आर्मी चीफ की शहबाज शरीफ से होने वाली मुलाकात पर आता हूँ। अब ये सब कुछ आप इक्वेशन में रखें, जारी बात है कि अफगान तालिबान के होते हुए वहाँ पे ये कार्रवाई हुई है, उनके मुल्क में कार्रवाई हुई है, पता नहीं किसने की है, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, पाकिस्तान को भी नहीं पता। जारी बात है ये तो उनका मामला है। जिस तरह वो कहते हैं ना अफगानिस्तान वाले कि ये तो हमारा मामला, आप देख लें कि जी हम क्या करें इसमें, तो आप वो करें जो करना है उन्होंने। ये दहशतगर्द जो है ये जहन्नुम वासिल हो गए हैं, इनके ऊपर ये एक नामालूम सी कार्रवाई हुई है और इस नामालूम सी पुरस्रार कार्रवाई के अंदर पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो जहन्नुम वासिल हुए हैं। अब ये सारी चीज़ें अपनी जगह, वहीं दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर बेकाबू हुआ है, तकरीबन 19 रुपये महंगा हुआ और 285 जो है उससे भी ये तजावुज़ कर गया है। और मैं इस वक्त आपको ये बता दूं कि 285 से ये डॉलर का जो रेट है वो बहुत ऊपर जा चुका है और स्टेट बैंक जो है उसने शरह सूद 300 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 20% कर दी है और आज पाकिस्तान के अंदर जो शरह सूद है वो बाज़ाब्ता तौर पर बढ़ा दी गई है। जनवरी 2022 से अब तक मरकजी बैंक महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में 1050 बेसिस पॉइंट्स जो हैं उनका इजाफा कर चुका है और अक्टूबर 1996 के बाद मुल्क में शरह सूद की ये बुलंद तरीन सतह है। मॉनेटरी पॉलिसी बयान में कहा गया है कि शरह सूद 3% बढ़ा रहे हैं और अब मुल्क के अंदर जो शरह सूद है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो 20% होगा। अब आप देख लें कि आपका मुल्क दिवालियापन की दहलीज पर है। आपके मुल्क के अंदर अगर आपने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़नी है, उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। और अब वो बात नहीं है कि जी दहशतगर्दी की वजह से इलेक्शन ना कराएं। तुर्की के अंदर उन्होंने ज़लज़ले के बावजूद आम इंतखाबात करवा लिए ना। दुनिया के अंदर जंगों के अंदर भी मैं समझता हूँ जंग भी हो रही हो तो इंतखाबात या जमहूरी अमल नहीं रुकना चाहिए, उसमें किसी की कोई दूसरी राय नहीं है, उसमें किसी का कोई उसके ऊपर वो बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर पाकिस्तान की मिलिट्री के हवाले से अमरीकी थिंक टैंक ने कहा कि पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, वो इस सारे मामले के अंदर उस तरह से कार्रवाई नहीं कर पा रही, उस तरह से जो ऑपरेशन है वो लीड नहीं कर पा रही। जब आपकी फौज को अपने बजट में कट्स लगाने पड़े, जब आपके पास तेल कम हो, ये सारी चीजें हो, ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एक बहुत बड़ी चीज है। पाकिस्तान को इस वक्त ज़रबे अज़ब रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशन की जरूरत है। उसमें 2 चीजें हैं, एक तो आपके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ गए, वहीं दूसरी जानिब एक नेशनल कंसेंसस है, वो नहीं हो पा रहा। एपीएस नहीं आ पा रही, एपेक्स कमेटी का इजलास होता है लेकिन जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है वो नहीं हो पा रही। अब इन्विटेशन, अब पीटीआई पे इन्होंने इल्जाम लगाना था लेकिन ये खुद भी नहीं कर पाए। आप कर लेते ना पीटीआई को, पीटीआई ने कहा था हमें ऑफिशियल इनवाइट भेजो, हम उसे कंसिडर करेंगे। आपके मुल्क में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी, आपके मुल्क के अंदर आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब ये सारी चीजें अगर आप ज़हन में रखें तो बात नेशनल सिक्योरिटी की है। दहशतगर्द जो है वो जाहिर बात है फाइट बैक भी करेंगे। दहशतगर्द ऑलरेडी हम पे हमलावर हुए हैं, अगर हमने उन्हें कुछ रिस्पॉन्स दिया या दहशतगर्द अगर कहीं पर जहन्नुम वासिल हुए हैं तो दहशतगर्द उसका जवाब देने के लिए उतावले भी होंगे। इंशाल्लाह वो जवाब रोका जाएगा, बल्कि ये एक ट्रैप के तौर पर आप देखेंगे वो जब जवाब देने आएंगे तो पहले से उनके इंतजार में बहुत से लोग बैठे होंगे, ये चीज वाज़ेह है। लेकिन यहां पर अब इंपॉर्टेंट क्या हो चुका है, अगर आपने दहशतगर्दी के खिलाफ इस कौमी सलामती की अहम तरीन इशू के ऊपर जंग लड़नी है दहशतगर्दी के खिलाफ, आपको 2 चीजें चाहिए। एक, आपको स्टेबल इकोनॉमिक सिचुएशन चाहिए, आपको अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना होगा। वहीं दूसरी जानिब आपको एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहिए होगी जिसके पीछे नेशन हो। और जिस तरह से आप देख लें 27 फरवरी 2019 अभी रंदन वाला मामला था, उसमें क्या हुआ था, उसमें सिविल मिलिट्री लीडरशिप इसलिए सुरखरू हुए थे क्योंकि उसमें एक जानिब हमारी एयरफोर्स की बेहतरीन कामयाबी थी। हमारी एयरफोर्स ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जिस तरह से किया उस पर पूरी कौम ने सलाम पेश किया। लेकिन जो दूसरा महाज था, जो कि इंफॉर्मेशन का महाज था, जो कि एक कौमी जज्बे का महाज था, वहां पर इमरान खान के पीछे पूरी कौम थी। मैं ये नहीं कह रहा इमरान खान ले आए, मैं कह रहा हूं आप इस मुल्क के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट लाएं। क्यों, क्या वजह है कि आलमी दुनिया आपको, आपके वजीर आजम को वजीर आजम भी नहीं तस्वर कर रही, आपके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वजीर आजम मैंडेट लेकर नहीं आया।
वज़ीर आज़म एक डाका मार के एक साजिश के तहत आया है। अभी भी आप सीट्स देख लें, सबसे बड़ी जमात तो बाहर बैठी है और इस वक्त मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी है। इंतखाबात जितनी जल्दी हो सकें, क्योंकि ये नहीं है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कोई एक हफ्ते का ऑपरेशन, ये एक बड़ा तवीलुल मुद्दती ऑपरेशन जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ इस वक्त करने की ज़रूरत आन पड़ी है। अब इस सारे के सारे मामले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान होने वाली मुलाकात में मुल्क की अंदरूनी और मुल्क की जो बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया। और इस सब में मैं आपको यह बता दूं कि चंद रोज कबल भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। आर्मी चीफ के अलावा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने भी वजीर आजम से मुलाकात की थी। और वो जो वैसे बाय द वे मुलाकात थी, मैं आपको बता दूं, वो एपेक्स कमेटी के इजलास से पहले ये तीन बड़े इकट्ठे होकर बैठे थे, आर्मी चीफ, DGISI और प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर से आर्मी चीफ की मुलाकात हुई और जाहिर बात है इसमें जो नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं वो चीफ ने सामने रखे होंगे और चीफ जो हैं ऑनरेबल, उन्हें भी तो पता है कि क्या नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं, कितनी ज़रूरत है इस वक्त एक बहुत बड़े ऑपरेशन की। और वो ऑपरेशन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर नामुमकिन होता जा रहा है और नेशनल कंसेंसस के बगैर, पूरी कौम के एक पेज पर होने के बगैर, फौज पैसे से लड़ती है, फौज गोली से लड़ती है, लेकिन फौज अपनी कौम की जो एक आप कह लेना कि बैकिंग से भी लड़ती है। कौम, मैं ये नहीं कह रहा कि बैक पे नहीं है, लेकिन कौम इस वक्त अपने बहुत से मामलात में उलझी पड़ी है। सियासत और सिविलियन लीडरशिप अपने बहुत से मामलात में उलझी पड़ी है। उनसे हटेंगे तो फिर वो कुछ इधर का करेंगे ना। तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता है और इसे आपने ज़हन में रखना है आने वाले दिनों में होने वाली हैपनिंग्स के तनाजुर में भी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।